This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 40 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। एक कहावत है कि नमक और चीनी का रंग समान होता है, यानी कि हमको हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोनिका घुर्डे एक फेमस पर्सनैलिटी, जाना माना चेहरा, उनकी लाश उनके फ्लैट में लावारिस हालत में मिली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोनिका जितनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा कभी कुछ होगा। सुनने वाले हैं आप मोनिका घुर्डे की ट्रू क्राइम स्टोरी। मोनिका के मर्डर की हॉरर स्टोरी। बंद फ्लैट के अंदर मोनिका की डेड बॉडी मिली। India's most renowned perfume specialist has been found murdered in her apartment. वो महक मलिका थी, नाम था मोनिका घुर्डे। मोनिका घुर्डे की हत्या का राज। Case of the murder of a perfume specialist Monica Gurde. मैम का मर्डर मैंने किया था। मोनिका घुर्डे मुंबई के एक्स जज रमेश घुर्डे की बेटी थी। शुरू में मोनिका को फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था, तो वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई। लेकिन बाद में मोनिका का इंटरेस्ट जागा परफ्यूम्स के अंदर। उन्होंने परफ्यूम्स के ऊपर रिसर्च की और बाद में वो एक परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। दुनिया मलिका को महक की मलिका के नाम से भी जानती थी। अब साल था 2016, जून का महीना था। मोनिका गोवा की राजधानी पणजी में एक संगोरता नाम के इलाके में सपना वैली अपार्टमेंट्स में एक 3 BHK फ्लैट रेंट पर लेती हैं और उसी के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं परफ्यूम्स के बिजनेस के सिलसिले में। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो किसी कारणवश किसी आपसी विवाद के चलते पिछले 1 साल से अपने पति से अलग अकेली रह रही थी। और मोनिका के इस प्रोफेशन की वजह से मोनिका का आसपास के इलाके में नाम भी काफी था। बड़े बड़े लोगों के साथ मोनिका का उठना बैठना था। अब 6 अक्टूबर 2016 को सुबह के करीब 9 से 10 के बीच की बात है। मोनिका के घर में काम करने वाली काम वाली बाई मोनिका के अपार्टमेंट के ऊपर आती है, फ्लैट के बाहर आती है और घर की घंटी बजाती है। लेकिन घर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद में वो वापस घर की घंटी बजाती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद में उसने मोनिका को आवाज लगाई, दरवाजा भी पीटा, बार-बार घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया था। अब यहाँ पर जो काम वाली बाई थी उसको एहसास हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। उसके बाद में काम वाली बाई ने मोनिका के भाई आनंद घुर्डे जो मुंबई में था उसको फोन किया। आनंद ने भी कई बार मोनिका के फोन पर ट्राई किया, लेकिन मोनिका फोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद में आनंद फोन करता है मोनिका की पड़ोसी को। दरअसल पड़ोसी के पास मोनिका के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी, तो वो पड़ोसी आते हैं और मोनिका के फ्लैट को उस डुप्लीकेट चाबी से खोलते हैं। फ्लैट खोलकर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि उनके सामने बेड के ऊपर मोनिका सीधी लेटी हुई थी। उसके हाथ बेड के साथ बंधे हुए थे और कमर के नीचे कोई भी कपड़ा नहीं था। वो फौरन पुलिस को फोन करती है। गोवा पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस मोनिका की नब्ज चेक करती है तो नब्ज नहीं चल रही थी और मोनिका की मौत हो चुकी थी। अब मोनिका की बॉडी को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और पुलिस अपनी वहां से उस कमरे से, उस फ्लैट से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब उस फ्लैट के अंदर कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं थे, यानी कि कोई चोर खिड़की तोड़कर या फिर और कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया। जो भी आया है मेन दरवाजे से घर के अंदर आया। साथ में वहां पर अंडे के कुछ छिलके भी पड़े हुए थे, यानी कि जो कुछ भी किसी ने किया है वो बड़े ही इत्मीनान से किया है, बड़े ही आराम से किया है। मोनिका के पर्स को चेक किया जाता है तो उस पर्स के अंदर भी कुछ नहीं था, केवल कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स थे और कुछ छोटा मोटा मोनिका का पर्सनल सामान था। इसके अलावा पर्स भी खाली था और बाकी के पूरे कमरे की तलाशी कर ली, लेकिन पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसके अलावा सोसाइटी के सीसीटीवी चेक करने की जब बारी आई तब पुलिस को पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। जो पड़ोसी थे मोनिका के, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने किसी को भी मोनिका के फ्लैट के अंदर आते हुए नहीं देखा। इस मर्डर को पुलिस ने चोरी के एंगल से भी देखा, क्या पता कोई चोर आया हो, और जब उसकी चोरी अनसक्सेसफुल रही तो उसने मोनिका को मार दिया। लेकिन घर में से कुछ भी गायब नहीं था, जितना भी सामान था अपनी जगह के ऊपर था। अब पुलिस के लिए ये एकदम ब्लाइंड केस। पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए ना तो कोई गवाह, ना कोई सबूत, ना किसी के ऊपर शक। पुलिस को बस इतना पता था कि जो भी मोनिका के फ्लैट के अंदर आया है मोनिका उसको जानती थी। वो मेन गेट से मोनिका के सामने से फ्लैट के अंदर आया है और बाद में इसने ये सब कुछ किया है। जानकार कौन हो सकता है? तो सबसे पहला शक उठा मोनिका के पति की तरफ, भरत राम मुर्तर, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। उनके पास पुलिस गई, उनका पूरा बयान लिया, पूरी गवाही ली, लेकिन उनकी गवाही के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए उनके ऊपर शक किया जा सके। वो भी इस मर्डर से क्लियर हो गई, मर्डर के अंदर उनका कोई हाथ नहीं। दूसरी तरफ गोवा में हड़कंप मच चुका था। मीडिया के अंदर चारों तरफ मोनिका के मर्डर की बातें चल रही थी, क्योंकि अब मोनिका काफी जाना माना बड़ा चेहरा था, काफी बड़े लोगों के साथ उठनी बैठनी थी, तो ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और गोवा पुलिस के लिए चैलेंज था कि इस केस को हो सके उतना जल्दी सोल्व करना है। लेकिन गोवा पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। अब मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि मोनिका का कत्ल हुआ है दम घुटने से। किसी ने दम घोटकर मोनिका को मारा है और मोनिका के मरने से पहले
मोनिका के साथ बलात्कार भी हुआ है। अब पुलिस ये भी देखती है कि मोनिका की किसी से कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। मोनिका सबसे फ्रेंडली नेचर रखती थी। सभी एंगल से जांच कर देख ली, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस को कुछ भी एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से एक पुलिस वाले का माथा ठनका। उसने ये देखा कि मोनिका के पर्स से हमको डेबिट कार्ड के बिल्स मिले हैं, लेकिन डेबिट कार्ड नहीं मिला। अब यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डेबिट कार्ड जिसने भी मर्डर किया है मोनिका का, वो निकाल कर ले गया हो पैसों के लालच में। तो अब पुलिस उन डेबिट कार्ड के बिल्स को लेकर सीधी पहुंचती है बैंक वाले डिटेल चेक करके बताते हैं कि इस कार्ड को 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे इस्तेमाल किया गया था और पूर्वरम के एटीएम से ट्रांजैक्शन हुई थी, वहां पर ये कार्ड यूज हुआ था। तो पुलिस जाती है फौरन पूर्वरम के उस एटीएम से। अच्छा, पूर्वरम मोनिका की सोसाइटी से केवल 5-6 किलोमीटर दूर था। तो पूर्वरम एटीएम जाती है पुलिस और वहां पर सारी सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है। अब जब 6 बजे की फुटेज आती है सीसीटीवी में, तो वो शख्स सीसीटीवी के अंदर ट्रांजैक्शन करता, कार्ड यूज करता साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस उसकी फोटो लेती है और तुरंत जाती है सपना राज वैली में, जहां पर मोनिका का मर्डर हुआ था। वहां पर जब उस शख्स की फोटो दिखाई जाती है, तब वो तुरंत इसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि 2 महीने पहले सपना राज वैली में एक सिक्योरिटी गार्ड था। चोरी के सिलसिले में उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया था। नाम था उस शख्स का राजकुमार सिंह। पुलिस के लिए एक ये पहली सफलता थी, पहली कड़ी पुलिस को मिल चुकी थी। अब पुलिस राजकुमार सिंह की कुंडली निकालना शुरू करती है। तो राजकुमार सिंह पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और इससे पहले भी राजकुमार के सर कई छोटे मोटे चोरियों के इल्जाम दर्ज हैं। अब जहां तक चांसेस है राजकुमार ने ही मर्डर किया, क्योंकि उसके पास मोनिका का कार्ड है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि राजकुमार को ढूंढा कैसे जाए। तो अब राजकुमार को पकड़ने का केवल एक ही तरीका था, वो डेबिट कार्ड। पुलिस वाले जाते हैं फिर से बैंक के पास और बैंक वालों को बोलते हैं कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर नजर बनाए रखो और जब भी अगली ट्रांजैक्शन होए तब हमें सूचित करो। फिर कुछ ही समय के इंतजार के बाद में उस डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होती है और तुरंत बैंक के पास लोकेशन आ जाती है। ये बात बैंक गोवा पुलिस को बताता है कि बेंगलोर में इस कार्ड से ट्रांजैक्शन हुई है। गोवा पुलिस तुरंत कॉन्टेक्ट करती है बेंगलोर पुलिस से और बेंगलोर पुलिस उस एटीएम के अंदर जाती है। वहां पर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और वो शख्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार सिंह कार्ड यूज करता साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब बेंगलोर की पुलिस राजकुमार की फोटो लेती है हाथ में और आसपास के जितने भी होटल्स, जितने भी लॉज वगैरह थे, उन सब में राजकुमार को ढूंढना शुरू करती है। किस्मत से कुछ ही देर बाद में एक होटल के एक रिसेप्शन वाला बोलता है कि इस शकल का आदमी हमारे होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन वो अभी बाहर गया हुआ है किसी काम से। अच्छा, अब बेंगलोर पुलिस वहां पर थी सादी वर्दी में, सिविल ड्रेस में। तो उस होटल के बाहर ही खड़े हो जाते हैं सिविल ड्रेस के अंदर और राजकुमार के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद में राजकुमार होटल के अंदर आता है। जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन पर आता है, पुलिस उसको पीछे से धड़ दबोच लेती है। उसके बाद में गोवा पुलिस तुरंत बेंगलोर पहुंचती है और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को तुरंत गोवा लेकर आती है और बाद में शुरू होती है उससे पूछताछ। अब कोई पेशेवर क्रिमिनल था नहीं राजकुमार, तो वो सच कबूल कर लेता है कि मोनिका का मर्डर उसने ही किया था। अब वो यहाँ से पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि उसने मर्डर क्यों किया, कैसे किया। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 4 महीने पहले, यानी कि जून 2016 को। 29 साल की मोनिका घुर्डे अपने परफ्यूम के बिजनेस को लेकर गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है। अब मोनिका गोवा के पणजी के अंदर रेंट के ऊपर एक फ्लैट देख रही थी। 7 जून 2016 को मोनिका घुर्डे सपना वैली के अंदर पहुंचती है एक फ्लैट देखने। उस सोसाइटी के गेट के ऊपर मोनिका को मिलता है राजकुमार वहां का सिक्योरिटी गार्ड था और राजकुमार को मैनेजमेंट ने पहले से ही फोन कर दिया था कि मोनिका नाम की एक औरत आ रही है, उसको आप फ्लैट दिखा देना। फिर राजकुमार मोनिका को ले जाता है सोसाइटी के अंदर, वहां पर मोनिका को फ्लैट दिखाता है और बाद में मोनिका फ्लैट देखकर चली जाती है। लेकिन इस दौरान हुआ कुछ ये कि राजकुमार मोनिका को अपना दिल दे बैठा। वो पहली नजर में ही मोनिका से एक तरफा प्यार करने लगा था और उसके 4-5 दिन बाद सपना राज वैली के गेट पर एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। जब राजकुमार गेट खोलता है, गाड़ी के पास जाता है, तो वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि मोनिका बैठी है। मोनिका राजकुमार से बोलती है कि जो तुमने मुझे फ्लैट दिखाया था वो फ्लैट मैंने ले लिया है। अब राजकुमार यहाँ पर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। बाकी के लोगों के साथ मिलकर मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचा देता है। अब अगले 4-5 दिनों तक राजकुमार के जहन में केवल मोनिका का चेहरा दौड़े जा रहा था। राजकुमार अलग अलग तरकीबें निकाल रहा था बार बार मोनिका से मिलने की, लेकिन क्योंकि राजकुमार एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसका मिलना ज्यादातर होता नहीं था मोनिका से। तो बाद में वो उससे मिलने के लिए कुछ ऐसी तरकीब लगाता है। वो करता है सोसाइटी के मैनेजमेंट को फोन। सोसाइटी के मैनेजमेंट को वो बोलता है कि मैं मेरे ड्यूटी के बाद में गाड़ियां साफ करने का काम भी करना चाहता हूँ। अब मैनेजमेंट वाले सोचते हैं कि भाई चलो ये भी 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लेगा। वो उसको परमिशन ग्रांट कर देते हैं। जैसे ही वो परमिशन ग्रांट करते हैं, तुरंत वो जाता है मोनिका के फ्लैट के अंदर और मोनिका को बोलता है कि अब से मैं गाड़ी भी साफ करूंगा। मोनिका भी उसको हाँ कर देती है, गाड़ी साफ करने की मंजूरी उसको दे देती है। अब राजकुमार डेली गाड़ी की चाबी लेने और गाड़ी की चाबी देने के बहाने मोनिका के फ्लैट पर जाया करता और उसकी हर रोज झलक देख लिया करता। लेकिन अब इस गाड़ी साफ करने के काम ने राजकुमार से उसकी गार्ड की नौकरी छीन ली। वो कैसे? अब एक दिन मोनिका की गाड़ी से उसका एक छाता चोरी हो जाता है। जब मोनिका उस छाते के लिए राजकुमार को पूछती है कि तुमने क्या वो छाता लिया है, तब राजकुमार इस बात के लिए मना कर देता है कि नहीं, मैंने आपका छाता नहीं लिया है। फिर मोनिका फोन करती है सोसाइटी के मैनेजमेंट को और उसको बात बताती है कि मेरी गाड़ी से छाता गायब हो गया। अगर ऐसे ही यहाँ पर चोरियां होती रही तो सोसाइटी की काफी बदनामी होगी। तो सोसाइटी के मैनेजमेंट वालों ने इस बात को काफी सीरियसली लिया और किसने छाता चुरा है इसकी खोजबीन में वो शुरू लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो अब मोनिका की गाड़ी को कौन खोलता था? केवल मोनिका और राजकुमार। तो सीधे सीधा शक किया राजकुमार के ऊपर और बाद में राजकुमार के रूम के अंदर या फिर गार्ड रूम के अंदर जब खोजबीन
करी तो वो छाता राजकुमार के गार्ड रूम से मिल गया। अच्छा, इस चोरी के अलावा भी सोसाइटी के अंदर पिछले टाइम से कई चोरियां हो चुकी थी, तो उन बाकी चोरियों का भी इल्जाम अब राजकुमार के सर पर आकर लग चुका था। अब इसके बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को सोसाइटी वाले गार्ड की नौकरी से निकाल देते हैं। अब जिसके ऊपर राजकुमार फिदा था उसने ही उसको गार्ड की नौकरी से निकलवा दिया। तो अब एक अजीब सा जहर, एक अजीब सा गुस्सा राजकुमार के जहन के अंदर भर गया था। अब इसके बाद राजकुमार गोवा के पोंडा इलाके के अंदर मजदूरी कर अपना पेट पालता है। इस दौरान मोनिका उसको 2 बार मिलती है और 2 बार मोनिका को राजकुमार बोलता है कि आप अपनी शिकायत प्लीज वापस ले लो, लेकिन मोनिका शिकायत वापस लेने से साफ मना कर देती है। इसके बाद राजकुमार को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाद में वो जाता है चेन्नई, चेन्नई में कुछ दिन मजदूरी करता है, चेन्नई से मुंबई आता है, मुंबई से पुणे जाता है। वो अलग अलग जगह मजदूरी कर रहा था अपना पेट पालने के लिए, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। तो वो 2 अक्टूबर को वापस गोवा पहुंच जाता है। 2 अक्टूबर को गोवा पहुंचता है। 3 अक्टूबर को वो वापस सपना वैली के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर वो गार्ड की नौकरी क्या करता था। अब दोपहर का सा वक्त था। चुपके से राजकुमार मेन गेट से होकर सपना वैली के अंदर घुस जाता है और इत्तेफाक से उसको किसी ने देखा भी नहीं सोसाइटी के अंदर घुसते हुए। सबसे पहले वो जाता है पार्किंग में। पार्किंग में वो जाकर देखती है कि मोनिका की गाड़ी वहां पर नहीं खड़ी है, यानी कि मोनिका अभी घर में नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। अब यहाँ से जाने की वजह राजकुमार फैसला करता है कि वो यहीं पर बैठकर मोनिका का इंतजार करेगा, लेकिन अगर वो वहीं पर बैठ जाता तो कोई ना कोई उसको देख लेता और बाद में बाहर निकाल देता। तो वो फैसला करता है कि वो अपार्टमेंट्स के टेरेस के ऊपर जाकर मोनिका का इंतजार करेगा। तो पहले क्योंकि गार्ड रह चुका था राजकुमार, तो उसको सारे रास्ते वगैरह मालूम थे और वो चला जाता है उस सोसाइटी के टेरेस के ऊपर और वहां पर बैठे बैठे मोनिका का इंतजार करता है। बीच में वो नीचे आकर भी देखता पार्किंग में कि मोनिका की गाड़ी आई है या नहीं है। 3 अक्टूबर की बात है, दोपहर को आया था, दोपहर को छत पर जाकर बैठा था। पूरा 3 अक्टूबर बीत जाता है, मोनिका वापस घर नहीं आती। 5 अक्टूबर को भी वो बार बार नीचे जाकर देखता है, लेकिन 5 अक्टूबर भी पूरे दिन मोनिका की गाड़ी नीचे पार्किंग में नहीं आई थी, यानी मोनिका घर नहीं आई थी। 2 दिन उसको टेरेस के ऊपर बैठे हो गई थी। टेरेस के ऊपर ना कोई खाना था ना कोई पानी था। इसके बीच में उसने कई बार सोचा कि वो वहां से चला जाए, लेकिन फिर भी वो गया नहीं वहां से। वो जो सोच कर आया था गोवा के अंदर, जिस सोच से वो आया था, वो काम उसको पूरा कर जाना था। अब 5 अक्टूबर भी करीब आधे से ज्यादा बीत जाती है, लेकिन शाम को जब वो जाकर देखता है लगभग 3 साढ़े 3 बजे, तब उसको पार्किंग में मोनिका की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, यानी कि मोनिका अब घर आ चुकी है। लेकिन वो मोनिका के घर जाने की वजह वापस चला जाता है टेरेस पर और शाम होने का इंतजार करता है। जब शाम के करीब 6:30 बजे थे तब वापस नीचे आता है राजकुमार और मोनिका के फ्लैट के बाहर जाकर डोर बेल बजाता है। जब मोनिका अंदर से आवाज लगाती है कि कौन है, तब राजकुमार बोलता है कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर। जैसे ही मोनिका फ्लैट का दरवाजा खोलती है, राजकुमार मोनिका को धक्का देता है, पीछे डालता है और गेट अंदर से बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है। उसके बाद में राजकुमार के पास एक चाकू था, वो चाकू निकालता है, मोनिका की तरफ करता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने आवाज करी, अगर तुम चिल्लाई तो ये चाकू मैं तेरे अंदर। लेकिन मोनिका इसके बावजूद भी वहां पर जोर से चिल्लाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, राजकुमार उसका हाथ से मुंह बंद कर लेता है और उसको घसीट कर बाथरूम के अंदर ले जाता है। बाथरूम के अंदर उसको डराता है, धमकाता है, चाकू की नोक के ऊपर उसको जबरदस्ती चुप कराता है। चुप कराने के बाद में वो उसको चाकू की नोक पर लेकर जाता है बेडरूम पर। बेडरूम में सबसे पहले वो उसके पैर बांधता है बेड से, उसके बाद में हाथ बांधता है बेड से उल्टी कर उसको। अब मोनिका जब बंद चुकी थी पूरी तरीके से, तब वो मोनिका को बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। तो मोनिका डर के मारे बोलती है कि मेरे पर्स में जितने भी पैसे पड़े हैं सारे के सारे ले लो। पर्स को जब वो खोलता है, चेक करता है, तो पर्स में केवल 4000 रुपए थे। 4000 रुपए से उसका राजकुमार का मन नहीं भरा। वो मोनिका को बोलता है कि मुझे और पैसे चाहिए। अब मोनिका बोलती है कि मेरे पास फिलहाल इतने ही पैसे हैं, लेकिन तुमको अगर और पैसे चाहिए तो तुम मेरा डेबिट कार्ड रख लो और उससे तुम और पैसे निकाल लेना। लेकिन राजकुमार को डेबिट कार्ड यूज नहीं करना था, तो मोनिका बाकायदा राजकुमार को सिखाती है कि पहले तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, पिन डालना है, पिन भी उसको बताती है, कार्ड कहाँ पर डालना है, सब कुछ सिखाती है कि पैसे तुम्हें कैसे निकालने। अब यहाँ पर मोनिका सोचती है कि ये पैसे निकालेगा, लेगा और चले जाएगा, मुझको कुछ नहीं करेगा बस के अलावा। उसके बाद में राजकुमार मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूंसता है, उसके हाथ पैर जब बांध देता है और जब राजकुमार को तसल्ली हो जाती है कि अब मोनिका कुछ नहीं कर सकती, तब वो जाता है किचन में। किचन में जाने के बाद में वो सबसे पहले फ्रिज से पानी निकालता है, पानी पीता है, अंडे निकालता है, अंडों को बॉईल करता है, अंडे खाता है तसल्ली से, एकदम इत्मीनान से। उसके बाद में फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, आइसक्रीम वहां पर आराम से बैठकर खाता है। उसके बाद में चॉकलेट खाता है। सोचो आप, तो उसके पिछले 2-3 दिन की भूख थी, जब वो छत पर बैठा था, वो भूख अब यहाँ पर वो पूरी कर रहा था। जब उसका खाना पीना हो जाता है, तब वो जाता है वापस बेडरूम में मोनिका के पास और बेडरूम में मोनिका के साथ वो बलात्कार करता है। अब ये सब कुछ करते करते 3:30 बज चुके थे। 3:30 बजे उसको पहली बार ये रियलाइज हुआ कि वो पकड़ा जाएगा। वहां पर तकिया पड़ा था, वो उस तकिए को उठाता है और मोनिका का दम घोटकर उसका कत्ल कर देता है। उसके बाद में वो नहाता है, मर्डर करने के बाद में नहाता है इत्मीनान से। उसके बाद में वो लगभग 5:30 बजे सोसाइटी से चोरी चुप के बाहर निकलता है और जाता है पूर्वरम, वहां पर ATM यूज करता है, निकालता है और आगे की कहानी आपको पता है। बेंगलोर जाता है, बेंगलोर में पुलिस बाद में उसको पकड़ लेती है। वो शाम के 6 बजे मोनिका के अपार्टमेंट में घुसा था और लगभग सुबह के 6 बजे वो अपार्टमेंट से निकला। करीब 12 घंटे तक वो उस अपार्टमेंट में रहा, क्योंकि उसको पता था मोनिका अकेली रहती है, मोनिका के पास कोई नहीं आने वाला। तो वो 12 घंटे तक इत्मीनान से वहां पर रहता है, मोनिका का कत्ल करता है, उसका बलात्कार करता है, नहाता है, खाता है, पीता है और उसके बाद में वहां से निकल जाता है।
पुलिस वाले भी राजकुमार का बयान सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने 2 दिन के अंदर 6 अक्टूबर को कत्ल हुआ, 8 अक्टूबर को राजकुमार को पकड़ लिया। केवल 2 दिन के अंदर सक्सेसफुली मर्डरर को पकड़ लिया। अब 6 जनवरी 2017 को राजकुमार को कोर्ट में पेश किया जाता है। राजकुमार के ऊपर आईपीसी की धारा 302 यानी कि मर्डर, 376 यानी कि रेप और 302 यानी चोरी का चार्ज लगता है। लगभग 200-250 पेजेस की चार्जशीट दाखिल होती है। ये थी दोस्तों ट्रू क्राइम स्टोरी मोनिका गुर्डे की। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताना। आपकी जो विचार है वो कमेंट्स में लिखना, और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।